हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का दोबारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम वेक्टर के पार्ट 2 को करने वाले हैं। तो पहले जो वेक्टर का पार्ट 1 था उसमें मैंने कहा था कि उस वीडियो में मैं कुछ और भी कराऊंगा, बट टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद से आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज है वेक्टर का पार्ट 2। तो कॉपीज़ एंड नोटबुक्स निकाल लीजिए, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और हाँ, अगर आपको हमारे चैनल में फिज़िक्स या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें मेल कीजिए। हमारे ईमेल एड्रेस llphysics999@gmail.com। अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर एंड कहाँ से देख रहे हो ये ज़रूर से ईमेल कर देना, एंड आपका डाउट भी, ठीक है। एंड अगर आपको किसी भी टाइप के नोट्स चाहिए, कुछ भी प्रिपरेटरी क्वेश्चंस पेजेस चाहिए, तो आप वो सब आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट llphysics.com पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके वो देख सकते हो। ईमेल एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज की जो वीडियो है, भाई मैंने डस्टर खरीदा है। पहले कुछ क्लोथ से मैं रब करता था, आज मैंने डस्टर खरीदा है। ओके, आज क्या है, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मुझे ये लाइट ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। तो आज है वेक्टर का पार्ट 2। तो आज थोड़ा सा रिवीजन होगा कि वेक्टर क्या चीज़ था, वेक्टर में हमने क्या सीखा था। एंड आज के 2 नए टॉपिक्स हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर? भाई मैं आपको बस रब करके दिखा रहा हूँ, परफेक्ट काम करता है ये डस्टर। तो आज के 2 टॉपिक्स हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ है, बट ईजी है, इतना भी मैं कह सकता हूँ। आज है वेक्टर का पार्ट 2। वेक्टर जो ये सीरीज़ हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि वेक्टर एक लिटरल बहुत बड़ा चैप्टर है। तो वेक्टर का सीरीज़ में बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, एंड लास्ट में जाके एक कंप्लीट पार्ट आएगा जिसमें कि पूरा वेक्टर रिवाइज्ड होगा, वेक्टर पार्ट 2। तो आज हम पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि वेक्टर क्या होता था। तो भाई देखो, 2 टाइप के क्वांटिटीज़ होते थे, स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा तो होता था वेक्टर क्वांटिटी। ये सब अगर आप नहीं जानते तो आपको पहले तो जानना होगा, वो आपको मिल जाएंगे वेक्टर वाला जो पहला हमारा वीडियो था, आपको उसमें मिल जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक। तो भाई मैं इतना ज़्यादा मतलब ऐसे कैजुअल क्यों लिख रहा हूँ? एक तो स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो वेक्टर हमने पिछली वीडियो में जो सीखा था, वो सीखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एंड उन वेक्टर्स को हमने डिस्क्राइब किया था। तो भाई स्केलर क्वांटिटी जो है, एक स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओनली, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब ही वैल्यू, क्या कहा मैंने? मैग्नीट्यूड मतलब ही वैल्यू है, ओनली वैल्यू होता है। एंड वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का बोथ मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू एंड डायरेक्शन होता है। तो भाई बात कुछ ऐसी है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डिफरेंसेस है। जैसे वेक्टर क्वांटिटी के 2 एग्जांपल दूँ तो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। अगर स्केलर क्वांटिटी के 2 एग्जांपल्स दूँ तो वर्क डन है, एनर्जी है, स्पीड है, ठीक है। तो वेक्टर में रिवीजन में हम जानेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है? सपोज ए कोई क्वांटिटी है, सपोज ए एक डिस्प्ले वेलोसिटी है, ए इक्वल्स टू, सपोज ए इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो भाई ये क्या हुआ? ईस्ट मतलब भाई ये आपको समझ में आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड मतलब भाई 5 मीटर पर सेकेंड मतलब आइदर स्पीड होगा या डिस्प्लेस वेलोसिटी होगा। यहाँ पे क्योंकि ईस्ट है, ईस्ट क्या डिनोट कर रहा है?
ईस्ट डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, ईस्ट क्या डिनोट कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। एंड ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है। तो ये जो ए है ये क्या हुआ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो जब आप ए को कहीं भी किसी भी जगह के अंदर इस्तेमाल करोगे, जब आप ए को कहीं भी किसी की जगह पे इस्तेमाल करोगे तो वेक्टर क्वांटिटी ए है ये कैसे समझोगे, उसके लिए यहाँ पे इस ए के ऊपर एक ऐसा एरो मारना पड़ता है, ए के ऊपर एक ऐसा एरो मारना पड़ता है जिससे कोई भी बंदा जो कि साइंस फिजिक्स जानता है वो समझ जाएगा कि ये ए जो क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एरो, अब इस एरो को ज़रा बड़ा करते हैं, ऐसा है। इस एरो के दो पार्ट्स हैं, एक तो ये एरो है, ये वाला छोटा सा ये साइन, एंड दूसरा ये है, ये लाइन। ये लाइन ये क्या डिनोट करता है, ये मैग्नीट्यूड डिनोट करता है। एंड ये एरो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि भाई इसके पास डायरेक्शन है। क्या है भाई, डायरेक्शन है। क्या है भाई, डायरेक्शन है। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर अगर आपको ए के अंदर सिर्फ ये चीज़ दिया जाए तो भी आप आराम से बता दोगे कि भाई अगर आपको सिर्फ ए के सीने पे ऐसा मतलब सिर के ऊपर ऐसा दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, भाई आप बोलोगे कि ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। बट अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिया जाए तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। आपको कभी ऐसे नहीं देखने को मिलेगा। भाई क्या इसका ये मतलब है कि इसके पास सिर्फ डायरेक्शन है, नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मतलब आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। एक और एग्जांपल, सपोज v एक वेलोसिटी है जिसका हमारा वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इसके ऊपर ऐसा देना बनता है। भाई अगर आप क्लास 10 या उससे नीचे हो तो ये मायने नहीं रखता, अगर आप क्लास 10 में हो तो ये देना अच्छी बात होगा। बट अगर आप क्लास 11 में हो तो भाई अगर आप एक वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हो एंड आपने ये वाला साइन इस्तेमाल नहीं किया तो आपको मिलेगा, सपोज 3 था उसके अंदर 0, आपको ये साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप समझा सको कि हाँ भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये भी डिवीजन के अंदर आ रहा है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वेक्टर होते हैं 9 तरह के। कितने तरह के, 9 तरह के वेक्टर्स होते हैं। 9 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, 9 तरह के वेक्टर होते हैं। मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला तो हमारा इक्वल वेक्टर आता है, दूसरा हमारा अनइक्वल वेक्टर आता है। क्या आता है, अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर।
तो वही हर के पास वही वेक्टर लिखना बनता है। तीसरा आता है, मैं वेक्टर नहीं लिख रहा, ठीक है, वेक्टर हर एक के बाद में ऐड होगा, मैं वेक्टर नहीं लिख रहा। तीसरे नंबर पे आता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। चौथे नंबर पे आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। पांचवें नंबर पे आता है कॉन्करेंट वेक्टर। छठवें नंबर पे आता है कोलिनियर वेक्टर। सातवें नंबर पे आता है, क्या आता है हमारा, 8 9 कॉन्करेंट, कोलिनियर, कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक, वेट अ मिनट, कॉन्करेंट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, एंटी पैरेलल, पैरेलल, इक्वल, अनइक्वल, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। आठवें नंबर पे आता है हमारा यूनिट वेक्टर एंड 9 नंबर पे आता है, भाई क्या एक मिस कर रहा हूँ मैं, कॉन्करेंट, कोलिनियर, भाई 9 नंबर पे क्या आता था, कोलिनियर, कॉन्करेंट हो गया, कॉन्करेंट, कोलिनियर एंड एक क्या आता था, इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कॉन्करेंट, कोलिनियर, ज़ीरो, यूनिट, एक और आता था मुझे अच्छे से याद है, 9 टाइप के वेक्टर्स है। भाई मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं अभी आउट ऑफ माइंड हो रहा है वो मेरा, ओ सी से ही नाम है, इतना भी मुझे मालूम है, सी से नाम है, मैं मिस कर रहा हूँ नाम। भाई आप वो वीडियो देख के सारा पता लगा लो भाई 9 नंबर वेक्टर क्या था। कोलिनियर, कॉन्करेंट, ये कहीं पे मेरा नोट डाउन भी नहीं किया है कि मैंने कितने कितने वेक्टर्स याद था भाई, छोड़ो ठीक है, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। आप 9 नंबर वेक्टर, एक वेक्टर बच रहा है, वो आप देख लो, अगर आप मतलब अगर मुझे याद आ जाता है वीडियो के बीच में तो बता दूंगा मैं तुम्हें। तो आज के टॉपिक में आते हैं, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला टॉपिक हमारा आज का, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। वेट अ मिनट, तो पहले आता है हमारा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो ये क्या है, जानते हैं ये क्या है, जानते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ये जो फिनोमेना है ये किस फिनोमेना को कहा जाता है। तो भाई ये एग्जैक्टली मैथ्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है, ठीक है, सुनाई दे रहा है, ठीक है, हेलो, ओके। तो सपोज़ मैंने कहा था ना कि किसी भी वेक्टर को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो एरो से। तो सपोज़ मैं एक वेक्टर लेता हूँ कुछ ऐसा, मैं एक काम करता हूँ, एक चीज़ के हिसाब से ये वेक्टर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा सा इसका क्या है, ओके। सो मैं एक काम कर रहा हूँ, कोई पेन भी नहीं, छोड़ो, मैं इस पेन के बराबर एक वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पेन के लेंथ का एक वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, ये इस पेन के लेंथ का वेक्टर है, गुड। अब आपको ध्यान रखना है, मैं बताता हूँ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या है, बट उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो वेक्टर, जब आप ये फिनोमेना कर रहे हो ना, जब आप ये काम कर रहे हो तब आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सपोज़ ये आपका बेस है एंड आपने बेस वाइज, आपने एक बेस वाइज एक
एक्स एक्सिस का प्लेन बनाया एंड ये जो वेक्टर है ये वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मैंने इस डायरेक्शन में किया, ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो एंगल है ना ये बेस के साथ, अगर ये अल्फ़ा 1 है, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर ये बेस के साथ जो एंगल है वो अगर अल्फ़ा 1 है, तो आप जब इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करोगे, शिफ्ट करना मतलब भाई कंप्यूटर का शिफ्ट बटन नहीं, इस वेक्टर को आप उठा के कहीं पे ले जाओगे। आप यहाँ से इस वेक्टर को उठाओगे, यहाँ पर लाओगे, यहाँ पे लाया, देखते हैं अप्रॉक्सीमेट एक एंगल, अप्रॉक्सीमेट आपके अंदाजे से एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस वेक्टर को उठा के लाया, यार है क्या, ठीक है, उतना भी प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब एक सिस्टमेटिक, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए बस, सपोज कि इतना, ठीक है। तो भाई सपोज मैंने इतना लंबा एक वेक्टर ड्रॉ किया एंड आपको याद रखना है कि ये जो वेक्टर का ये लेंथ है ना, सपोज़ यहाँ पे ये जो लेंथ है मैं इसको P1 ले रहा हूँ, इस लेंथ को, किस लेंथ को, इस लेंथ को मैंने P1 लिया एंड इस लेंथ को मैंने P2 लिया एंड यहाँ पे एक और ऐसे बेस ड्रॉ किया एंड इस एंगल को मैंने अल्फ़ा 2 लिया, अल्फ़ा 2। आपको इस वेक्टर को शिफ्ट करने के दौरान दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। पहला चीज़, अल्फ़ा 1 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 एंड दूसरा चीज़ P1 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू P2। अल्फ़ा 1 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 एंड P1 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू P2। ये दोनों चीज़ें आपको याद में रखनी पड़ेंगी ड्यूरिंग द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो कैसे शिफ्ट हुआ दिखाता हूँ। पहले तो मैं इन चीज़ों को रब कर देता हूँ, बस दो वेक्टर्स रहेंगे हमारे स्क्रीन में और कुछ नहीं रहेंगे, ठीक है, कुछ और नहीं रहेगा, बस ये दो वेक्टर्स रहेंगे। सब चीज़ों को मैंने रब कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से यहाँ पे इस वेक्टर को आपने शिफ्ट किया है, तो अगर आपको मालूम होगा कि ये जो फ्रंट का ये जो एरो है ना, इस एरो को हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हेड। क्या कहा जाता था? हेड। आपको मालूम होगा हर एक वेक्टर के लिए। एंड ये जो पीछे का बॉडी था इसको टेल कहा जाता है। टेल मतलब इतने पूरे बॉडी को टेल नहीं कहा जाता, ठीक है। इस पूरे बॉडी को टेल कहा नहीं कहा जाता, इसके एक स्पेसिफिक जगह को टेल कहा जाता है। अप्रॉक्सीमेटली इस जगह को आप टेल कहोगे, अप्रॉक्सीमेटली इस जगह को आप टेल कहोगे। ये हुआ हेड एंड ये हुआ टेल, तो ये भी टेल ये भी हेड। अब देखते हैं, अब मज़े पे आते हैं। मज़ा तो अब है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया। तो ये पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ये पैरेलल शिफ्ट हुआ कि नहीं, ये पैरेलल शिफ्टिंग सही हुआ कि नहीं, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? ये आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप एक स्ट्रेट लाइन में इनके टेल को जोड़ोगे, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में मैंने इनके टेल को जोड़ा एंड एक स्ट्रेट लाइन से इनके हेड को जोड़ोगे, जो कि मुझसे नहीं होगा। मैं ड्राइंग में बहुत फालतू हूँ, बहुत कच्चा हूँ, फिर भी चलो ड्राइंग, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मैंने किया, जोड़ा। अब ये जो डॉटेड लाइन्स है मैं इनको एक होल लाइन पे बदल देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दो, तो क्या होगा भाई? तो रिजल्टेंट मिलेगा हमें एक क्वाड्रिलैटरल मिला।
सपोज ये जो वेक्टर है, यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट डी, मैंने नाम दिया। सपोज ये जो ए बी लाइन है ये एक वेक्टर ही तो है ना भाई, ये तो एक वेक्टर ही है। हाँ है, बिल्कुल सही। तो ये ए बी जो लाइन सेगमेंट जो वेक्टर को डिनोट कर रहा है, सपोज वो वेक्टर ए है, एंड जो सी डी लाइन सेगमेंट जिसको डिनोट कर रहा है, सपोज वो वेक्टर बी है, सपोज वो वेक्टर बी है एंड सपोज ये वेक्टर ए है। तो इन दोनों लाइंस को जब हमने जोड़ा तो हमें क्वाड्रिलेटरल मिला। अब भाई आते हैं मस्ती पे। आपने याद होगा कि इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है, p1 इक्वल्स टू p2, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस। अगेन 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 ये पैरेलल है। क्या कहा? ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल है भाई? जब एक वेक्टर को, मतलब एक लाइन सेगमेंट, आप इसको वेक्टर भूल जाओ, आप इसको लाइन सेगमेंट रखो। जब एक लाइन सेगमेंट को उसकी लेंथ एंड बेस एंगल को चेंज ना करते हुए किसी भी जगह पे मूव किया जाए तो उनके हेड एंड टेल को जोड़ने के ये दो लाइंस हमेशा पैरेलल होते हैं। मतलब ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन, BC पैरेलल टू AD, लिखता हूँ यहाँ पे मैं, BC पैरेलल टू AD। ये साइन आपको मालूम ही है, ये साइन को पैरेलल साइन कहा जाता है। BC पैरेलल टू AD, ये क्यों लिखा मैंने? आप लोगों की वजह से, ये भी नोट डाउन कर लिया, ठीक है। BC पैरेलल टू AD एंड AB इक्वल्स टू CD। नंबर 1, नंबर 2 क्या था हमारा? AB इक्वल्स टू CD। तो इन दोनों शर्त से, शर्त नंबर 1 एंड शर्त नंबर 2, हम ऐसे पुख्ता सबूत के साथ कह सकते हैं कि भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल हमें मिला था ABCD, ये एक इम्पोर्टेंट पैरेललोग्राम है। पैराग्लाइडिंग नहीं, ठीक है, पैरेललोग्राम। ये एक इम्पोर्टेंट पैरेललोग्राम है। ये क्या है हमारा? ये एक इम्पोर्टेंट पैरेललोग्राम है। इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इस पैरेललोग्राम को वेक्टर पैरेललोग्राम कहा जाता है। दो वेक्टर के द्वारा फॉर्म हुआ पैरेललोग्राम। तो जब ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में ही आता है, तो ये लाइन भी इक्वल हो गया एंड ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो गया। ये दोनों लाइन मतलब ये दोनों वेक्टर्स। अब हम इजीली डिराइव कर सकते हैं कि भाई ये पैरेलल मतलब ये वेक्टर एंड ये वेक्टर, वेक्टर A एंड वेक्टर B, वेक्टर A एंड वेक्टर B, ये है हमारा वेक्टर A एंड ये है हमारा वेक्टर B। ये दो तो पैरेलल है ना, तो हम आसानी से कह सकते हैं भाई जब ये दो लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD पैरेलल हो गए तो क्या हो गया? वेक्टर A पैरेलल हो गया वेक्टर B से, एंड इसी प्रोसेस को पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स पुकारा जाता है। समझ में आ गया? आप 2D के अंदर दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर्स या चार वेक्टर्स या इन्फिनिटी वेक्टर्स, नहीं गलत कह रहा हूँ मैं, कहाँ चला गया मैं इन्फिनिटी वेक्टर। दो वेक्टर्स जब उन दोनों का बेस एंगल सेम हो एंड लेंथ सेम हो, तब उन दोनों को आप कहीं पे भी मूव क्यों ना कराओ, कीपिंग द बेस एंगल सेम एंड लेंथ सेम, भाई वो दोनों पैरेलल रहेंगे। एंड इसी को पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद से पढ़ लेना। थोड़ा सा खिचड़ी क्या है भाई, आसान है, थोड़ा सा करके गूग का टॉपिक है, बट कर लेना, ठीक है। हुआ अब क्या हो गया? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स का केस यहीं पे ख़त्म, नोट डाउन कर लो।
तो इसको मैं कर रहा हूँ फटाफट रब। हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया भाई, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स करते टाइम लेंथ चेंज मत करना, बेस एंगल चेंज मत करना। एंड बेस एंगल चेंज नहीं करने का मतलब भाई आपको उसका रोटेशन नहीं बदलना, वो जिस रोटेशन पे है उसी रोटेशन पे आपको रखना है उस वेक्टर को। एंड वेक्टर का लेंथ नहीं बदलना भाई। यहाँ पे आपको लगा हुआ कि दो वेक्टर्स है, नहीं, बिल्कुल भी दो वेक्टर्स नहीं है। कहा था ना एक वेक्टर बी है एक वेक्टर ए है, असल में ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर था, दो वेक्टर्स एक ही वेक्टर थे असल में। भाई आपने यहाँ पे जो वेक्टर था ना उसी को मूव करके आप यहाँ तक ले गए, पता है आपको, वो जो वेक्टर था आप उसी वेक्टर को, जो ये जो वेक्टर था ना मैंने नाम दिया था वेक्टर ए एंड यहाँ पे नाम दिया था वेक्टर बी, ये वेक्टर ए ही वेक्टर बी है, आप इसी वेक्टर को उठा के यहाँ तक लाए। जब लाए तब क्या हुआ बताओ, तब क्या हुआ, ये वेक्टर यहाँ से मुड़ गया एंड ये वेक्टर ही हो गया वेक्टर ए, क्योंकि आप वेक्टर ए को ही तो यहाँ से यहाँ तक लाए ना। बहुत रफ ड्राइंग की, ठीक है, हो गया वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग। अब आते हैं भाई हमारे एंगुलर मेजरमेंट ऑफ वेक्टर्स, टॉपिक नंबर 2, एंगुलर measurements of vectors। हुआ भाई, इतना रफ क्यों कर रहा हूँ मैं, छोड़ो। एंगुलर मेजरमेंट ऑफ वेक्टर्स क्या है ये भाई, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उसी एंगल को उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल डिनोट किया जाता है या कहा जाता है। चीज़ बहुत 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 आसान है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। फिर अगर आपको सुनने में कोई भी तकलीफ आ रहा हो तो 2 मिनट रुकना है, इस माइक को थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ। क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को, ये बहुत 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 आसान चीज़ है, आप देखते ही समझ जाओगे। आते हैं एंगुलर मेजरमेंट ऑफ वेक्टर्स पे। आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर है एंड आपके पास सपोज यहाँ पे एक नहीं, इसमें आपको पैरेलल शिफ्टिंग दोबारा देखने को मिलने वाला है, तैयार हो जाओ। ऐसा एक वेक्टर है, मैं छोटा करके ड्रॉ कर रहा हूँ एंड कुछ ऐसा एक वेक्टर है। अब आपको बताना है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। आप लोग कमेंट कर रहे हो, करोगे, कर भी देना। आप पागल हो, मुझे बताओगे आप पागल हो, पता है क्यों? क्योंकि भाई ये टच कहाँ कर रहे हैं जो मैं इनके बीच का एंगल पूछ रहा हूँ आपसे। यस, ये टच नहीं कर रहे, इनको टच करवाना पड़ेगा। करते, टच करवाते। इस वेक्टर को मैंने पैरेलल शिफ्ट किया, जू ऐसे, देन यू ऐसे। इनडायरेक्टली मैंने इसको कुछ ऐसे शिफ्ट किया एंड ये वेक्टर आ गया कुछ यहाँ पर। भाई देखो ये पैरेलल ही तो है, मैंने तो पैरेलल शिफ्ट ही की है। गलत क्या किया? पैरेलल शिफ्ट किया। देखो है कि नहीं बताओ? पैरेलल शिफ्ट किया, रोटेशन को ना बदलते हुए मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट किया। मतलब वो वेक्टर जो अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे था, वही वेक्टर अभी हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब आप बता पाओगे इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? यस ज़रूर। सपोज ये एंगल थीटा है, सपोज ये एंगल थीटा है। अब कहोगे कि भाई आपने इसको यहाँ पे क्यों रखा? आप तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके कुछ ऐसे भी ला सकते थे। बिल्कुल ला सकते थे,
बिल्कुल ला सकते थे। इस वेक्टर को मैंने पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लाया, रोटेशन नहीं बदला, लेंथ नहीं बदला इस वेक्टर का। सपोज ये वेक्टर है वेक्टर ए एंड ये है वेक्टर बी। मैंने वेक्टर बी का ना एंगल फ्रॉम बेस बदला है ना लेंथ बदला है, मैं इसको कहीं पे भी स्क्रीन के ला सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लाया। ये जो टेल है अब आपको याद रखना है। अब कहोगे कि भाई ये जो वेक्टर है मैंने यहाँ ऐसे लाया, कैसे लाया, ऐसे लाया, कुछ गलत किया मैंने, पैरेलल शिफ्ट ही तो किया। बिल्कुल, आप ऐसे एंगल नहीं निकाल सकते। मेजरमेंट ऑफ वेक्टर्स, एंगल्स मेजरमेंट ऑफ वेक्टर्स में रूल ही ऐसा है कि दो वेक्टर्स के बीच का जब आपको एंगल निकालना है ना, तो उन दोनों वेक्टर्स को आपको हेड से हेड जोड़ना होगा या फिर टेल से टेल जोड़ना होगा। हेड से टेल अगर जुड़ा रहेगा ना, या फिर टेल से हेड जुड़ा रहेगा ना, तो फिर वो एंगल नहीं निकलेगा। इस केस में निकलेगा, इस केस में निकलेगा, इस केस में नहीं, इस केस में नहीं। तो भाई हमारे इस केस में एंगल निकलेगा, इस केस में नहीं, क्योंकि ये जो हेड है, ये वाला साइड, इसको हेड कहा जाता है ना, ये वाला साइड तो भाई इसके टेल के साथ, ये वाले छोटे से पीस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे ये जो पार्ट देखो एंड यहाँ पे ये पार्ट देखो, यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो ये वाला जो थीटा एंगल है दो वेक्टर्स के बीच, अब आप कहोगे कि इस वेक्टर को लाके यहाँ पे रखो ना, इस टेल को इस टेल के साथ जोड़, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दिया, फिर भी आप निकालोगे। बट आप कहोगे कि भाई एक तो ये एंगल आ रहा है एंड एक ये एंगल आ रहा है, इस केस में भी एक ये एंगल आ रहा है एंड ये एक एंगल आ रहा है, ये थीटा 1, ये थीटा 2, इस केस में ये एंगल थीटा 1, इस केस में ये एंगल थीटा 2। अब जानते हैं एक और विषय, आपको दो वेक्टर्स के बीच के जब एंगल निकालने देंगे तो एक कहीं ना कहीं का एंगल आपको प्रोवाइडेड होगा, उसके बेसिस में, ज्योमेट्री के बेसिस में आपको कहीं और दूर कहीं किसी वेक्टर्स के दो एंगल निकालने दिए जाएंगे, दो वेक्टर्स के एंगल। तो ये जो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2 है, आप ये डायग्राम देख के ही बता सकते हो कि दोनों केसेस में मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ये डायग्राम देख के आसानी से बता सकते हो कि दोनों केसेस में थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है कि नहीं। भाई ये एंगल तो ऑफ कोर्स 180 से बड़ा है एंड ये एंगल ऑफ कोर्स 180 से छोटा है, मतलब बड़ा है। तो हर एक केस में थीटा 2 बड़ा हो रहा है 180 डिग्री से एंड हर एक केस में थीटा 1 ये वाला एंगल छोटा हो रहा है 180 डिग्री से। हो कि रहा है, नहीं बताओ, हो रहा है। एंड दोनों ही केस में थीटा 1 छोटा थीटा 2 छोटा 0 डिग्री है कि नहीं, बताओ सही काम कि नहीं। भाई एंगल थीटा 1 हो, यहाँ पे थीटा 2, यहाँ पे थीटा 1 हो, यहाँ पे थीटा 2 हो, हर एक एंगल तो भाई 0 डिग्री से बड़ा है ना, थीटा 1 हो या थीटा 2 हो, कोई भी एंगल वो तो 0 डिग्री से बड़ा ही है ना। इसका मतलब जब आपको एंगल निकालने दिया जाएगा तब आपके पास जब दो एंगल होएगा, जब आपके पास दो एंगल आएंगा, थीटा 1 आएगा, थीटा 2 आएगा, थीटा 1 आएगा, थीटा 2 आएगा, तब आपको वही वाला एंगल निकालना होएगा जो कि लेस देन 180 डिग्री है एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री है। शिट, गया, डस्टर गया मेरा, रुको लेके आओ। बाप रे, किधर चला गया, मिल गया। तो हर एक केस में आपको वही एंगल निकालना है जो कि थी 0 डिग्री से बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है। अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि नहीं करना ये, तो आपको इसका उल्टा करना है। मतलब आपको अगर ऐसा है, मतलब कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, तो भाई आपको यही एंगल निकालना है, थीटा 1 निकालना है, क्योंकि देखो थीटा 1 0 से बड़ा है, 180 से छोटा है।
अगेन यहाँ पे बस लेस देन ग्रेटर देन साइन से नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा भी देना होगा। कोई भी एंगल अगर 0 से इक्वल हो तो भी आपको निकालना है, अगर 180 से इक्वल या लेस देन हो तो भी आपको वही एंगल निकालना है, या फिर 0 से बड़ा या इक्वल हो तो भी वही एंगल निकालना है। एंड वो चीज़ सिर्फ θ1 ही कर सकता है, θ2 नहीं कर सकता। θ2 हाँ हो ही सकता है कि भाई θ2 भी इसके जगह पे आया, अगर मैंने इसको θ1 की जगह θ2 कर दिया तो यहाँ पे θ2 हो जाएगा। एंड याद रखना θ2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड स्मॉलर देन 0 डिग्री। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू हुआ तो ये नहीं होगा, मतलब ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक न्यूमेरिकल एंड आज का वीडियो ख़त्म। यहाँ पे एक प्लेन है, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो ऐसा एक वेक्टर है, नहीं एक ऐसा वेक्टर है। अब आपको बताना है कि ये है वेक्टर ए एंड ये है वेक्टर बी। अब आपको बताना है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, व्हाट इज़ द एंगल। एंड ये वाला पॉइंट, सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है एक्स एंड वाई, ये पॉइंट है ओ। तो आपको बताना है कि इन दोनों वेक्टर्स मतलब ए एंड बी, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। बहुत आसान है, आप पॉज करके कर लो, मैं फटाफट आंसर बता देता हूँ। वेक्टर ए को लिया, ऐसा करके पैरेलल शिफ्ट किया यहाँ पे। ऐसा तो पैरेलल शिफ्ट होता नहीं, हमें कुछ ऐसा पैरेलल शिफ्ट करना पड़ता है। पैरेलल शिफ्ट किया यहाँ पे, वेक्टर आया। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ इन्फॉर्मेशन, कि ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर ए, ये वेक्टर बेस के साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब ये परपेंडिकुलर टू द बेस है। मैंने यहाँ से इस वेक्टर को यहाँ पे लाया, लेंथ इक्वल रखा एंड एंगल को नहीं बदला, पैरेलल शिफ्ट कंप्लीट। ये वाला जो टोटल एंगल था ये कितना था, 90 डिग्री, क्योंकि भाई ये बेस के साथ तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री कर रहा था। सपोज ये α1 है तो यहाँ पे भी तो जाके α1 ही रहेगा ना, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट हुआ है ना, इसलिए एंगल 90 डिग्री है। तो भाई ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। सिंपल आंसर। मतलब ये क्या था हमारा वेक्टर ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। ख़त्म। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको प्रिपरेटरी क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर्स में मिलेंगे। अभी वेक्टर नहीं आ रहा, मतलब प्रिपरेटरी क्वेश्चंस एंड नोट्स आया है आई थिंक सो, मतलब मैंने बना के अपलोड किया है वेबसाइट में। वेबसाइट का लिंक अगेन कह रहा हूँ मैं, वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाकी तो आज के वीडियो को यही पेंड करते हैं। प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ईमेल करो हमारे ईमेल एड्रेस llphysics99@gmail.com। जानना है नोट्स, जाने हैं प्रिपरेटरी क्वेश्चंस पेजेस, मिल जाएंगे, हमारे वेबसाइट लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे न्यूमेरिकल्स मतलब खाली न्यूमेरिकल्स नहीं, जो था थोड़ी देर पहले, वैसे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत 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 सारे मिल जाएंगे, इतने भी नहीं मिलेंगे हमारे वेबसाइट पे। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।